हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप दैट एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6। यस, सक्सेसफुली वी हैव कवर्ड टिल लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 तक हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है और आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 6। तो आज हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट होगा वो होगा ऑर्चार्ड डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द ऑर्चार्ड डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर। सो यस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं देन इट्स रिक्वेस्टेड कि आप पहले के लेक्चर्स ज़रूर देखें बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल और आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा हॉर्टिकल्चर का कोर्स देख पाएंगे। इट्स मी देवजानी एंड टुडे we will be studying in the channel of Agrimon in the YouTube platform, right? So apart from that आप हमें follow कर सकते हैं various social media handles पे and you can connect with us in WhatsApp and in the Telegram. We have a beautiful channel in Telegram as well, and that is a group where daily MCQs are uploaded and you can practice there. ठीक है, आप वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम करते हैं एग्ज़ाम टाइम में, राइट? सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर हमारा प्यारा सा ऐप है एग्रीवर्षा के नाम से, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आप वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं एंड वहाँ पे जाकर आपको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल मिलेंगी जो कि आप अवेल कर सकते हैं, राइट? अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, फ़ोन प्रेफर नहीं करते हैं, देन वेब वर्जन भी अवेलेबल है। तो वेब वर्जन जो है दैट इज़ www.agrimoon.com। सो वेब वर्जन में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो ई बुक्स हैं वो अवेलेबल है। ऑलमोस्ट यू कैन से ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के ई बुक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाकर आप उसे अवेल करवा सकते हैं, ठीक है? सो यस, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब सीधे बढ़ेंगे हम लेक्चर की ओर, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। सो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 जिसमें क्या है, ऑर्चार्ड। तो ऑर्चार्ड देख लेते हैं। ऑर्चार्ड डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर। तो ऑर्चार्ड इट्स अ एरिया वेयर इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स आर डन। मतलब ऑर्चार्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं फ्रूट्स का। अब ये जो वर्ड है ना इंटेंसिव, इसको आप समझ लोगे तो आपको ये डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटेंसिव का मतलब है कमर्शियल, ठीक है? इंटेंसिव का मतलब है कमर्शियल। कमर्शियल मतलब कि आप जब किसी भी फ्रूट्स को इकोनॉमिक पर्पस के लिए ग्रो कर रहे होते हो, मतलब उससे पैसा कमाने के लिए ग्रो कर रहे होते हो, अपने घर के यूज़ के लिए नहीं, देन इट इज़ रेफर्ड एज ऑर्चार्डिंग। मतलब अगर आप किसी फ्रूट को कमर्शियली ग्रो कर रहे होते हो किसी भी बड़े एरिया में फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज़ रेफर्ड एज ऑर्चार्ड, ठीक है? डन। देन फ्रूट क्रॉप्स सच एज मैंगो, सिट्रस एंड पपाया को इस केसेस में ग्रो किया जाता है बिकॉज इनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है मार्केट में काफ़ी अच्छी है। तो क्या क्या फ्रूट्स बेसिकली है? मैंगो, सिट्रस एंड पपाया। तो सिट्रस फ्रूट के बारे में तो काफ़ी हॉर्टिकल्चर के जो बाकी लेक्चर्स है उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल सिट्रस में मेन फ्रूट जो है लेमन, वेरी रिच इन विटामिन सी, राइट? एक लेमन, दूसरा ऑरेंज, ठीक है? ये दो जो है वो बेसिकली सबसे फेमस और आप कह सकते हो कि सबसे वेल नोन सिट्रस फ्रूट है एंड दे आर वेरी रिच इन विटामिन सी। सो आपने कोविड के टाइम पे तो बहुत ही सुना होगा कि विटामिन सी रिच हमें क्या बोलते हैं फ्रूट्स एंड बाकी सारे स्टफ्स लेने हैं बिकॉज दे हेल्प अस टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आपको वो याद रखने हैं, ओके? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑर्चार्डिंग। तो ऑर्चार्ड तो हो गया एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम कमर्शियली फ्रूट को ग्रो करते हैं, वो हो गया ऑर्चार्ड। अब उसी के देखभाल को कहते हैं ऑर्चार्डिंग। चलिए एक बार इंग्लिश में जो है डेफिनेशन देख लेते हैं, इसे आप नोट आउट भी कर लीजिए बिकॉज ऑर्चार्ड और ऑर्चार्डिंग का जो ये जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन है, 1 मार्क्स में तो एग्जामिनर की फेवरेट होती ही है। दे आस्क फॉर इट इन द कोर्स ऑफ BSc, ठीक है? BSc के कोर्स में ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट बनता है। दिस रेफर, तो ऑर्चर्डिंग को देखते हैं, दिस रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स प्लांट इन ऑर्डरली मैनर एंड मेंटेन देम फॉर सक्सेसिव इकोनॉमिक रिटर्न, राइट?
सो ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स को ग्रो करना इन सच अ मैनर सो दैट देयर कुड बी सक्सेसिव इकोनॉमिक इनकम, ताकि इकोनॉमिक इनकम की बढ़ोतरी हो सके, इसी को ऑर्चार्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ एरियाज प्रोमिनेंट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो सहारनपुर का रीजन है ना, क्या बोलते हैं हमारा उत्तराखंड में जो सहारनपुर का रीजन है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शुगर केन ग्रो किया जाता है। देन फिर आप देख सकते हो मैंगो ग्रो किया जाता है। तो दिस आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स जो हमारे इस ट्रॉपिकल एरिया में, इंडिया का तो ट्रॉपिकल, इंडिया इज़ बेसिकली इन द ट्रॉपिकल जोन, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। So first thing which we will be discussing is orcharding with single variety crop। मतलब orcharding करेंगे हम, चलिए देखते हैं ऑर्चार्डिंग विद सिंगल वैरायटी क्रॉप। सो सिंगल वैरायटी ऑर्चार्डिंग, सिंगल वैरायटी क्रॉप में क्या होता है, सिर्फ वन वैरायटी, मतलब किसी भी एक वैरायटी, एक पर्टिकुलर वैरायटी को लेके हम ऑर्चार्डिंग करते हैं, मतलब हम गार्डनिंग करते हैं कह सकते हैं। ठीक है, वेल गार्डनिंग जो टर्म है वो यूज़ होता है जब आप घर के लिए कर रहे होते हो, और ऑर्चार्डिंग यूज़ होता है जब आप कमर्शियली चीज़ों को सेल करने के लिए मार्केट में आप कोई फ्रूट ग्रो कर रहे होते हो, राइट। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो फर्स्ट एग्जांपल इज मैंगो ऑर्चार्ड ऑफ अल्फांसो वैरायटी। अल्फांसो एक मैंगो की वैरायटी है, अगर आप उसकी ऑर्चार्डिंग कर रहे हो दैट इट वुड बी ओनली वन सिंगल वैरायटी ऑर्चार्डिंग, मतलब कि सिर्फ एक क्रॉप को आप यूज़ करोगे पूरी फील्ड के लिए। नेक्स्ट इज केसर वैरायटी पोमोग्रेनेट ऑर्चार्ड। तो पोमोग्रेनेट की ऑर्चार्डिंग मतलब अनार, जिसमें आप केसर वैरायटी यूज़ करोगे तब आप क्या करोगे, सिंगल ऑर्चार्डिंग, तब आप क्या करोगे, सिंगल ऑर्चार्डिंग, राइट। देन सदर वैरायटी ग्वावा ऑर्चार्ड। तो जो ग्वावा का जो सदर वैरायटी है उसको जब आप यूज़ करते हो ऑर्चार्डिंग के लिए देन इट इज़ अगेन अ सिंगल वैरायटी क्रॉप। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब सिंगल क्रॉप को अगर हम ग्रो करते हैं ऑर्चार्डिंग के लिए तो हम क्या क्या एडवांटेजेस फेस कर सकते हैं। दैट इज़ प्योरिटी कुड बी मेंटेन। प्योरिटी कुड बी मेंटेन मतलब कि क्या होगा कि आपके पूरे फील्ड में एक ही वैरायटी का क्रॉप अवेलेबल रहेगा, तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जेनेटिक प्योरिटी जो है मेंटेन रहेगी। क्या होगी, जेनेटिक जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी। देन इजी टू मैनेज। अब कैसे इजी टू मैनेज, सपोज अगर एक ही वैरायटी की क्रॉप रही तो जाहिर सी बात है कि जो हार्वेस्टिंग होगा वो भी मतलब क्या होगा, एक ही टाइम पे होगा, राइट। हार्वेस्टिंग भी एक ही टाइम पे होगा, तो देन इट वुड बी इजी टू मैनेज। उनकी फर्टिलाइजर फिर अदर रिक्वायरमेंट्स भी सेम होगी, राइट। तो इसी वजह से दे विल बी easy to manage. Then हार्वेस्टिंग कुड बी डन इन अ सिंगल टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है सारी एक ही वैरायटी की फ्रूट होगी तो हार्वेस्टिंग टाइम भी उनका क्या होगा, सेम होगा। सो दिस आर द थ्री मेन एडवांटेजेस फॉर वाई वी यूज टू चूज वन सिंगल वैरायटी क्रॉप फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्चार्डिंग। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगा। यूजुअली पीपल फॉलो दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द डिसएडवांटेज। अब किसी भी चीज़ का जाहिर सी बात है सिर्फ एडवांटेज तो नहीं हो सकता, डिसएडवांटेज भी होगा ना, तो उसे भी देखना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, इनकम्पेटेबल वैरायटी में रीड टू पुअर रिजल्ट्स। अब देखिए सपोज आपने पूरा, आपका जो पूरा मेन फील्ड है आपको उसने एक ही वैरायटी के क्रॉप से भर दिया, बट इफ़ द वैरायटी इज़ इनकम्पेटेबल, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा भी तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो सेम ही है ना, तो उसमें क्या होगा, इनकम्पैटिबल हो सकता है। और ससेप्टेबल टू डिजीज एंड पेस्ट एट अ सिंगल टाइम, मतलब कि अगर किसी डिजीज़ या पेस्ट ने अटैक कर दिया तो फिर आपका जो पूरा क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा और आपका इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। यू मे फेस इकोनॉमिक लॉस। सो दिस आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया आज क्या, सिंगल ऑर्चार्डिंग मतलब सिंगल वेराइटी क्रॉप ऑर्चार्डिंग। अब पढ़ेंगे टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर ऑर्चार्ड, मतलब जब हम दो वेराइटी ऑफ क्रॉप को सेम ऑर्चार्ड में ग्रो करते हैं। तो पहले वाले में क्या होता था, मेन फील्ड में सिर्फ एक पर्टिकुलर क्रॉप होता था, लेकिन अब दो क्रॉप को लेके हम एक ही फील्ड में ऑर्चार्डिंग करेंगे। देखिए क्या क्या मिक्सचर्स बन सकते हैं या फिर आप क्या क्या चीज़ें एक साथ उगा सकते हो। जैसे कि इसमें क्या होगा, नंबर वन पॉइंट टू कीप इन माइंड इज, अगर आप मैंगो उगा रहे हो तो पूरे फील्ड में मैंगो ही उगाओगे, लेकिन जो है वेराइटीज़ अलग होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंगो ऑर्चार्ड जिसमें आप अल्फांसो, केसर और पायरी तीनों का मिक्सचर उगाओगे। देन सपोटा ऑर्चार्ड में क्रिकेट बॉल एंड प्लस कली पत्ती, तो ये इसके मिक्सचर्स को उगाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका मेन फील्ड, आपने हाफ को डिवाइड कर दिया,
यहाँ पे आपने क्रिकेट बॉल उगा लिया और यहाँ पे आपने काली पत्ती उगा लिया. सो दिस इज हाउ इट गोज. या फिर ग्रेप्स के जो औचार है उसे वेन्यार्ड भी कहते हैं. ठीक है. सो वहाँ पे थॉमसन सीडलेस या फिर सोलांकी और शरद सीडलेस इनका मिक्सचर भी आप उगा सकते हो, या फिर इन डिफरेंट वेराइटीज़ को मिक्स एंड मैच करके आप अपने फील्ड में लगा सकते हो. सो दिस आर सर्टेन एग्जांपल ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ग्रोन इन वन ऑर्चार्ड. अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं. देखिए, इफ़ वन वेराइटी फेल्स एंड द अदर वेराइटी विल इवेंचुअली वर्क. तो एडवांटेजेस में क्या है कि सपोज आपके फील्ड में आपने दो वेराइटी लगाई, एक वैरायटी अगर किसी कारणवश फेल हो गई, देन इट इज़ ऑब्वियस कि दूसरी वैरायटी सक्सीड कर जाएगी और अल्टीमेटली आपको इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा. अल्टीमेटली आपको इकोनॉमिक लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा. यू कैन ओवरकम दैट, राइट. लेकिन आपने अगर सेम एक ही वैरायटी लगाई तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे हैव टू फेस इकोनॉमिक लॉस, राइट. आपका पूरा क्रॉप खराब हो जाएगा. देखिए, फिर दूसरी पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ कंपैटिबिलिटी could be overcome. Self compatibility मतलब कि देखिए, if certain variety is not compatible, self compatible नहीं है, then cross pollination may occur and then the fruit quality may get better, right. तो कुछ क्रॉप्स होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन से प्रॉपर फ्रूट ग्रो नहीं कर पाते हैं. फॉर देम क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर बेटर. तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा. देन इट कैन फुलफिल द नीड ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स. तो क्या है कि कुछ लोग दे आर मोर प्रोमिनेंट विद अल्फांसो, बट कुछ और लोग होते हैं दे आर मोर यूज टू विद द पायरी. तो किसी को पायरी ज़्यादा पसंद होगा, किसी को अल्फांसो ज़्यादा पसंद होगा. तो अगर आप दोनों को ही अपने फील्ड में ग्रो करते हो, देन you could satisfy customers need and your economic return will be better, right. अब देखते हैं डिसएडवांटेज की ओर. नंबर वन, प्योरिटी मे गेट अफेक्टेड. येस, इट इज़ वेरी ऑब्वियस. जबकि सपोज एक एग्जाम्पल मतलब यहीं पे दिखाते हैं. देखिए, ये आपका मेन फील्ड हो गया. ठीक है. यहाँ पे अपने अल्फांसो उगाया और यहाँ पे आपने केसर उगाया. ठीक है, केसर उगाया. अब जाहिर सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है ना. क्रॉस पॉलिनेशन के कारण जो जेनेटिक प्योरिटी है वो इफेक्ट होगा. बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन के चलते क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जीन्स एक्सचेंज होते हैं, ड्यू टू विच देर दिस थिंग जेनेटिक मटेरियल विल गेट इफेक्टेड. उनकी प्योरिटी मेंटेन नहीं रहेगी. सो दिस इज मेजर डिसएडवांटेज. उसके बाद मैनेजमेंट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग में वेरी. अब देखिए, अल्फांसो मतलब जिस सीजन में, या फिर आप कह सकते हो जिस ड्यूरेशन में जो है राइपन हो जाएगी या फिर हार्वेस्ट करने का टाइम होगा, मे बी केसर को उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे. तो इट इज़ ऑब्वियस दैट कि हार्वेस्टिंग टाइम सेम नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे. यस, दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज, राइट. तो सिंगल क्रॉप ऑर्चार्डिंग, टू वैरायटी क्रॉप ऑर्चार्डिंग या फिर डिफरेंट क्रॉप वैरायटी क्रॉप ऑर्चार्डिंग भी अब हमने देख लिया है. अब हम देखेंगे तीसरा, दैट इज मिक्स्ड ऑर्चार्ड विद फ्रूट क्रॉप ऑफ इक्वल लाइफ स्पैन. तो इसमें क्या होता है कि आप अपने फील्ड में ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करते हो जिनका लाइफ स्पैन सेम होता है, बट यहाँ पे वेराइटीज डिफरेंट, या फिर आप कह सकते हो कि फ्रूट्स भी डिफरेंट आप ले सकते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आप मैंगो, सपोटा और गुआवा को कल्टीवेट करते हो साथ में. ठीक है. देन टर्मरिन, बेर एंड लाइम को ग्रो करते हो. फिर फिग, पोमेग्रेनेट, बेल और नाइम को ग्रो करते हो. सो ये कुछ कॉम्बिनेशन है. इन कॉम्बिनेशंस को आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, क्योंकि आप इन्हें काफ़ी बार एग्जाम्पल के तौर पे कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. देन लेट्स सी द एडवांटेजेस. अब हम देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है इस मिक्स्ड ऑर्चार्डिंग के. मिक्स ऑर्चार्डिंग ऑफ फ्रूट विथ इक्वल लाइफ स्पैन के क्या क्या एडवांटेजेस हमारे पास हैं. दैट इज मोर देन वन वेराइटी ऑफ क्रॉप इज अवेलेबल फॉर सेम पीस ऑफ लैंड. मतलब एक पीस ऑफ लैंड से ही हम काफ़ी सारे वेराइटी के क्रॉप्स या फिर काफ़ी सारे क्रॉप्स उगा पाएंगे. तो इकोनॉमिकल लॉस ऑब्वियसली कम होगा. सपोज किसी वजह से हमारा कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप जो है, मान लेते हैं हम पहली कॉम्बिनेशन में हमारा गुआवा अच्छा नहीं हुआ. इट इज़ ऑब्वियस कि आप अपने इकोनॉमिक लेवल को जो है मेंटेन कर पाओगे थ्रू मैंगो एंड सपोटा. Like that's the most important advantage. Then if one crop fails, then other will rescue to maintain your continuity in income. That's the same thing, right. चलिए अब आगे बढ़ते हैं towards the disadvantages. अब देखते हैं हम डिसएडवांटेज को. डिसएडवांटेज में मैनेजमेंट बिकेम
डिफ़िकल्ट। ऑब्वियस सी बात है, मैंगो की जो रिक्वायरमेंट होगी, ये कह सकते हो आपकी मैंगो की जो फर्टिलाइज़र मैन्योर रिक्वायरमेंट होगी वो सेम सपोटा और गुआवा की नहीं होगी। तो आपको वैरायटी, डिफरेंट फर्टिलाइज़र की वैरायटी आपको रखनी पड़ेगी फॉर ऑल ऑफ देम, है ना। तो वो एक मैनेजमेंट डिफ़िकल्टी बन जाती है, सो दैट्स एन डिसएडवांटेज। देन प्रॉब्लम ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इज़ प्रोमिनेंट। देखिए, आप इतने सारे वैरायटीज़ आप एक साथ उगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है देयर मे बी अ चांस ऑफ मोस्ट इन्वेजन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। तो दैट इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज, राइट। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्चार्डिंग विद इंटरक्रॉपिंग। तो ऑर्चार्डिंग विद इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब है, चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सपोज ये आपका मेन फील्ड हो गया और यहाँ पे आपका एक मैंगो ट्री हो गया, ठीक है। दिस इज योर मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री के बीच में जो ये खाली स्पेस है, इसको कोई और कलर ले लेते हैं। ये जो खाली स्पेस है ना ट्रीज के बीच में, इनके बीच में भी आप अगर कुछ उगा रहे हो फॉर इकोनॉमिकल बेनिफिट, दैट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग विथ ऑर्चार्डिंग, ठीक है, या फिर ऑर्चार्डिंग विथ इंटरक्रॉपिंग। मतलब आपके पास आपके मेन फील्ड का मेन क्रॉप होगा मैंगो, एंड उसके साथ आप क्या क्या कर रहे हो, एक सब क्रॉप भी उगा रहे हो, देन इट वुड बी टर्म्ड एज इंटरक्रॉपिंग। समझा पाई मैं? अगर समझा पाई हूँ तो यस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये समझ में, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बिकॉज यू नो चीज़ें बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, राइट। चलिए देखते हैं आगे। दिस इंक्लूड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर क्रॉप्स बिटवीन द इंटरस्पेसेस ऑफ द मेन क्रॉप। ये मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे। देन इन दिस इंटरक्रॉपिंग is discontinued as soon as the main crop covered the canopy। इसका ये लाइन का क्या मतलब है, देखिए। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका मेन लैंड हो गया। अब देखिए, ये पहले आपका आम का पौधा था, ये पहले आपका आम का पौधा था, ठीक है। अब इस स्पेस के बीच में आप अभी कोई और क्रॉप ग्रो कर सकते हो, बट जैसे ही आम का पौधा पेड़ में कन्वर्ट होगा, देन कैनोपी इसका बड़ा हो जाएगा, है ना। कैनोपी जो है क्या होगा, बड़ा होगा, और शेड पड़ जाएगा। सनलाइट जो होगा वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा ग्राउंड तक। जो सनलाइट होगा वो डायरेक्टली ग्राउंड तक एंटर नहीं कर पाएगा। तो ग्राउंड तक एंटर ना करने की वजह से जो नीचे क्रॉप्स होंगे उन्हें सनलाइट प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। तो इंटरक्रॉपिंग को बंद कर देना होगा हमें एज सून एज द मेन क्रॉप्स कवर द कैनोपी, राइट। समझा पाए इस कॉन्सेप्ट को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लेट्स सी एडवांटेजेस क्या क्या है। इट हेल्प्स इन गेटिंग एडिशनल इनकम। तो और इंटरक्रॉपिंग से हमें एडिशनल इनकम भी मिलती है। जैसे कि आपने अगर इंटरक्रॉपिंग की है तो आप उससे ऑब्वियसली सेल करोगे मार्केट में, है ना। तो उससे आपको एक एडिशनल इनकम मिलेगी। देन इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, बिकॉज जो आप इंटरक्रॉपिंग में जो सब क्रॉप लगाओगे, जो सब क्रॉप आप यूज़ करोगे, तो वो क्या होगा, वो उसकी जो रूट्स है वो सॉइल को बाइंड करके रखेंगी, दस इट विल बी हेल्पफुल इन सॉइल इरोजन प्रिवेंशन। देन सप्रेसेस वीट ग्रोथ इन द ओपन प्लेस। तो ओपन प्लेस में वीड्स की ग्रोथ होने से भी रोकेगी। देन एफिशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन मतलब आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है उसे आप रीयूज कर रहे हो टू इंक्रीज योर इकोनॉमिक रिजल्ट्स, टू इंक्रीज योर इकोनॉमिक रिजल्ट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स यस। नए पॉइंट पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें देखने होंगे इंटरक्रॉपिंग से रिलेटेड, दैट इज क्रॉप टेकन अलोंग साइड शुड बी कंपैटिबल विद द मेन क्रॉप। मतलब कि हमें ऐसा कोई सब क्रॉप लेना होगा, हमें लेना होगा जो कि मेन क्रॉप के साथ कंपैटिबल हो, उसके साथ compete ना करे, ठीक है। देन द सब क्रॉप शुड नॉट compete विद मेन क्रॉप, अगेन द सेम टर्म। देन सब क्रॉप शुड बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। जो सब क्रॉप का ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन हो, लॉन्ग ड्यूरेशन ना हो। शुड नॉट एक्ट एज ऑल्टरनेट होस्ट फॉर पेस्ट एंड डिजीज। तो पेस्ट और डिजीज के लिए एक ऑल्टरनेट होस्ट बन के ना खड़ा हो जाए। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना होगा वाइल इंटरक्रॉपिंग के टाइम पे हम इन सारे जो कंसेप्ट है इन्हें दिमाग में रखते हुए आगे चलेंगे, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मल्टी स्टोरेड ऑर्चार्डिंग पढ़ते हैं।
तो मल्टी स्टोरीड ऑर्चार्डिंग क्या है, चलिए कलर चेंज करके देखने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हो गया एक क्रॉप, ठीक है, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये। देखिए मल्टी स्टोरेड ऑर्चार्डिंग है, जैसे कि ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड स्टोर्ड हो गया और ये थर्ड स्टोर्ड हो गया, है ना। तो डिफरेंट लेवल, कैनोपी के डिफरेंट लेवल को देखते हुए जब हम ऑर्चार्डिंग करते हैं देन इट इज रेफर्ड एज मल्टी स्टोरेड ऑर्चार्डिंग, राइट। नाउ principles of multi-student orcharding, it is doing it in different heights, तो different height में orcharding करने को ही basically multi-student orcharding कहते हैं। आई गेस कि इस सिंपल से डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा पाई हूँ। देन क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने होंगे while doing the multi-student orcharding, that is कंपटीशन शुड बी अवॉइडेड, कंपटीशन अवॉइड करना होगा। देन कैनोपी लेवल शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब कैनोपी ये जो है ना, इसको कहते हैं हम कैनोपी, ठीक है, इसे कैनोपी कहते हैं। तो कैनोपी का साइज भी हमें अंडर कंसिडरेशन रखना होगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं, कोकोनट, ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल। देखिए कोकोनट, ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल कैसे। कोकोनट का जो हाइट होता है, ये मान लेते हैं कोकोनट है, ठीक है, ये जो कोकोनट का प्लांट या फिर ट्री हो गया, कोकोनट का ट्री का हाइट होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ब्लैक पेपर का इतना इतना हाइट होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा पाइनएप्पल, दिस इज जस्ट इतना ही। सो ऑब्वियस सी बात है कि कैनोपी का जो साइज होगा वो डिफर करेगा एंड प्रॉपरली हम मल्टी स्टोरेज ऑर्चार्डिंग कर सकते हैं, है ना। ये हो गया एग्जाम्पल। देन एरिकानट, वेनिला और पाइनएप्पल, दिस आर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट आउट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग। अब हम लोग देखेंगे हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग। देखिए हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग का मेन मकसद होता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। देखिए इंग्लिश पे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जाए, यही जो है हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग का अल्टीमेट मकसद होता है। अब क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने होंगे, दैट इज दिस इज केपेबल ओनली इन टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स। तो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप में ही ये पॉसिबल है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट में ये पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है इससे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो आंसर है ये मैं आपको आज के लेक्चर के लास्ट में देती हुई चलूँगी। चलिए, दिस कैन नॉट बी सक्सेसफुली प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये भी बता दिया कि टेम्परेट में होता है और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, इसके लिए आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना है, फाइन। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग के, दैट इज मैंगो विथ ड्रॉप वेराइटी सच एज आम्रपली। तो ड्रॉप वेराइटी क्यों, ताकि वो स्पेस कम लेंगे भाई, तभी तो आप देखिए एक बरगद के पेड़ को, सपोज आपके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, अब जितने बरगद के पेड़ वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर बरगद छोड़ दीजिए, आम के पेड़, ठीक है, आम के पेड़ जितने आप लगा सकते हो उससे ज़्यादा आप नारियल के पेड़ या फिर क्या बोले सुपारी के पेड़ लगा सकते हो। क्यों, बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज। तो ड्रॉप वेराइटी मतलब स्मॉल साइज के होंगे, तो आम्रपली इज वन अमंग देम, ठीक है। देन एप्पल वेराइटी विद द डेंसिटी ऑफ 1111 प्लांट्स इन 1 हेक्टेयर। तो ये दो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है किसके, हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग के, हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग के प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। बेसिकली नंबर 1 इज हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में भाई डेंसिटी ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही होंगे, है ना। फिर मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। फिर मैकेनाइजेशन अडॉप्टेशन का मतलब है कि हम नए नए मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं अपने फील्ड में टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। कंपटीशन इन द लेटर ईयर्स, मतलब कि जैसे ही कैनोपी आपका धीरे धीरे बड़ा होगा
तो उसी हिसाब से जो है कंपटीशन अमंग द प्लांट्स विल इंक्रीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। देन पेस्ट एंड डिजीज इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर। ऑफकोर्स इतना ज़्यादा मतलब क्लोज होगा तो जो पेस्ट और डिजीज़ है वो भी फैलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। देन कल्चरल ऑपरेशन बिकेम ऑल्सो डिफिकल्ट। तो कल्चरल ऑपरेशन मतलब कि हार्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो, आप साफ सफाई कर रहे हो, तो इतनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी कि देयर इज़ अ चांस दैट यू मे हैव टू फेस सर्टेन प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट इज द सेवेंथ पॉइंट, दैट इज ड्राई लैंड ऑर्चार्डिंग। हमने 6 तक डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ ऑर्चार्डिंग में 6 टाइप्स डिस्कस कर लिए। अब 7वां टाइप है ड्राई लैंड ऑर्चार्डिंग। ठीक है, ड्राई लैंड ऑर्चार्डिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन एरिड या सेमी एरिड रीजन। बेसिकली ये ऐसे रीजन है जहाँ पर रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे रीजन जहाँ पे रेनफेड काफ़ी ज़्यादा कम होती है उसे हम क्लासीफाई करते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन में। यहाँ पे बेसिकली हमारा आता है राजस्थान। यहाँ पे बेसिकली जो स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स आते हैं दैट इज राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट, तो ये बेसिकली आते हैं हमारे एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या क्या ग्रो करते हैं देख लेते हैं, दैट इज बेर, औंला, डेट प्लम, फेक और फालसा। दिस आर द फ्रूट्स दैट हॉर्टिकल्चरल फ्रूट्स दैट वी जनरली ग्रो इन ड्राई लैंड ऑर्चार्डिंग, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्लोनल ऑर्चार्ड। अब 8th पॉइंट दैट इज क्लोनल ऑर्चार्ड। क्लोनल ऑर्चार्ड में क्या क्या है? दैट इज क्लोनल ऑर्चार्ड में क्या होता है दैट द होल ऑर्चार्ड विल हैव द सेम जेनेटिक वेराइटी। मतलब कि आपके पास लैब है, आपने ये हो गया आपका पौधा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, यस, ये हो गया आपका पौधा। इसमें से आपने माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू अपने लेबोरेटरी में बहुत सारी क्लोनिंग की और आपने सीडलिंग्स बनाए, ठीक है। फिर उसी सीडलिंग्स को आपने अपने पूरे ऑर्चार्ड में, पूरे गार्डन, मतलब कि गार्डन तो नहीं कहेंगे बिकॉज वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ऑर्चार्ड, पूरे ऑर्चार्ड में लगा दिया हो। ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सबके पास सेम जेनेटिक मटेरियल है बिकॉज आपने माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू उस चीज़ को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। that is through vegetative propagation, right? So establishment of plants derived from a single individual mother by vegetative means. एग्जाम्पल क्या होगा? अल्फांसो ऑफ मैंगो। तो अल्फांसो जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का एग्जाम्पल है और ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, तो आप इसे तो पक्का याद रखिए। तो अल्फांसो ऑफ मैंगो वैरायटी। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो मे प्लांट्स विल हैव यूनिफॉर्म ग्रोथ, सारे प्लांट्स का यूनिफॉर्म ग्रोथ होगा बिकॉज सारे प्लांट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। देन मैच्योरेशन टाइम विल ऑल्सो बी सेम, अगेन जेनेटिक मेकअप सेम है तो मैच्योरेशन टाइम, यूनिफॉर्म ग्रोथ और सबकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी सेव होंगी, दैट्स वाई इट इज़ हैविंग अ ह्यूज एडवांटेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब द क्वेश्चन फॉर द डे का आंसर, तो मैंने आपको बीच में क्वेश्चन दिया था एक कि वाई वी कुड नॉट प्रैक्टिस, हम क्यों हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने PYQ से लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज अबाउट 3 मार्क्स का मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट हाँ क्वेश्चन पेपर जो है जो क्वेश्चन है वो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये कि हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग हम क्यों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं कर सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैंने पॉइंट वाइज इसे नोट आउट करने की कोशिश की है। तो लेट्स सी, पुअर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग एट द ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड कैनोपी इज़ वेरी फास्टर। तो जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहता है इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। क्यों? अब ट्रेन प्रूनिंग का मतलब क्या है? कटिंग ऑफ द लीव्स। ट्रेनिंग और प्रूनिंग में का ना एक अलग से लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे बिकॉज उसका पूरा एक अलग से कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप जान लो कि प्रॉपर साइजिंग, प्रॉपर कटिंग ऑफ द ट्रीज और फ्रूट्स, सॉरी फ्रूट्स नहीं, proper cutting of the trees so that their growth could be maintained, or we can say their growth could be maintained as the way the farmer want, ठीक है। दैट इज नोन एज ट्रेनिंग प्रूनिंग। और इसका जो प्रॉपर मतलब ट्रेनिंग के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, प्रूनिंग के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, तो इनको हम एक अलग लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे, सो यू डोंट हैव टू फेस प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। फाइन, चलिए। तो पुअर रिस्पॉन्स रहता है बिकॉज आपने एक बार ट्रेनिंग की,
ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है ना कि ग्रोथ इतना ज़्यादा होता है कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से इफेक्ट नहीं पड़ता है। द कैनोपी का जो ग्रोथ होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। वी कैन से टेम्परेट रीजन से ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स फास्टर होता है। हाँ, बिकॉज रीज़न क्या होता है, प्रॉपर सनलाइट उन्हें अवेलेबल होती है। फिर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो भी ज़्यादा नहीं होता है, कंस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एंड दैट्स वाई द ग्रोथ इज़ वेरी वेरी फास्ट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। देन vigorous growth throughout the year, hence high density leads to overcrowding। अब इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है कि अगर हम वहाँ पे करेंगे डेंसिटी हाई डेंसिटी फार्मिंग तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। मतलब कि एक प्लांट की कैनोपी दूसरे प्लांट से जो है मतलब कोलैप कर जाएगी, राइट, कोलैप कर जाएगी, विच इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल फॉर गुड ग्रोथ। तो उसमें फ्रूट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। और थर्ड रीज़न है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉफिंग रूट्स एज द यूजुअल रूट साइज रिक्वायर ह्यूज स्पेस। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा सॉइल हो गया, आप सपोज कि कोई नॉर्मल प्लांट वैरायटी है, तो उसमें क्या होता है ना कि रूट साइज बढ़ते रहता है, स्प्रेड होते रहता है। तो दो प्लांट का रूट जो है कोलाइड कर जाएगा, एंड दे विल compete फॉर nutrition. Roots will compete for nutrition, and ultimately the plant could not grow because there is a huge amount of competition between them. तो ये तभी रोका जा सकता है अगर जो रूट की वैरायटी या फिर एस पौधे का रूट का वैरायटी जो हो वो क्या हो, डॉर्फ हो, मतलब ज़्यादा स्पेस ना कवर करे, मतलब ज़्यादा स्पेस ना कवर करे, लिमिटेड स्पेस ही कवर करे। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के जो पौधे हैं ना, या फिर इस टाइप के जो ड्रॉफिंग टेक्निक्स इन रूट स्टॉक्स आर वेरी न्यू एंड दे आर नॉट अवेलेबल मच। तो इसी वजह से इसी तीन वजह से जो है हम हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में अफोर्ड नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट योर आंसर। और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करके अपने 3 मार्क्स जो है ensure कर लीजिए, right? So yes, here comes the end of today's lecture. So I just hope that the content was worthful. If it was, do not forget to hit the like button and to subscribe to our beautiful channel. And apart from that, you can be a part of our family by joining into various social media handles. Apart from that, do visit the website. आप वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स है विच विल बी रियली हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। ओके, still then, stay tuned. Jai Hind, and soon we will be uploading the next lecture. Bye bye.